हाँ भाई। तो कल की क्लास में अपन लोगों ने सेकंड ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी, है ना। सेकंड बी अपने को स्टार्ट करनी है एसएचएम के अंतर्गत। एसएचएम पे हम लोग चल रहे थे और सेकंड ए एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई थी। सातों एग्जाम्पल्स अपन ने कर लिए थे। इसके बाद में आता है हमारे पास सेकंड बी एक्सरसाइज। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सेकंड ए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड ए एक्सरसाइज में चलता है वो कि वही आगे सेम चलेगा अपना। तीसरे चैप्टर में भी सेम वो कि वही चलेगा, चौथे चैप्टर में भी सेम वो कि वही चलेगा। अब देखिए, इसका जो अगला टॉपिक है, इस टॉपिक की हेडिंग समझनी है केवल अपन को। केवल क्या समझनी है? हेडिंग। अगला टॉपिक है आपकी बुक में व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति। किसके अधीन गति है? व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या है? मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब कोई कण, अभी तक तो क्या था, d2x अपॉन dt2 जो था, त्वरण जो था, वो बल केंद्र से दूरी के समानुपाती था और बल केंद्र की ओर था। अब क्या है, वो कह रहा है एक कण जो एक सरल रेखा में एक ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो सरल रेखा पर स्थित एक स्थिर बिंदु से उसकी दूरी के व्युत्क्रम वर्गानुपाती है। मतलब अब भी वो बल लग तो केंद्र की तरफ ही रहा है, लेकिन अब की बार वो क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है मतलब त्वरण क्या होता है? d2x अपॉन dt2 समानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। और इसको बराबर में जब बदलते हैं तो क्या लगाएंगे? एक तो माइनस लैम्डा लगाएंगे, माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। ये यहां पर लगाएंगे। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? माइनस लैम्डा क्यों लगाया? क्योंकि केंद्र की तरफ लग रहा है। माइनस लैम्डा क्यों लगाया? क्योंकि कहां लग रहा है? केंद्र की तरफ। बात समझ में आ रही है? तो बल जो है वो केंद्र की तरफ लग रहा है, तो d2x अपॉन dt2 बराबर कितना हो गया? माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। ये समीकरण अपन को बनाना आना चाहिए बस, और कुछ भी इस थ्योरी में नहीं समझना है। बाकी अपन को b और x में रिलेशन लाना है, तो मैंने बताया था कैसे लाना है। इसको b db अपॉन dx लिख देंगे। x में और t में रिलेशन लाना है, तो उससे जो b db, b और x में जब रिलेशन आ जाएगा तो उससे b का मान निकाल लेंगे और b को क्या लिख देंगे? dx अपॉन dt। उससे x और t में रिलेशन आ जाएगा। तो जो भी रिलेशन हमें लाने होंगे, फिर जैसे जैसे सवाल हमसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो अपन को अगर प्रश्न में ये कहा जाए, प्रश्न को देख करके आपको ये पता लगाना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में अगर हमसे बोला कि कण ऐसे आकर्षी बल, एक ऐसे अट्रैक्शन फोर्स के अंदर वो गतिमान है कि वो केंद्र की ओर दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो समीकरण क्या बनानी है? d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर बनानी है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी कोई भी ये डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, केवल इसकी हेडिंग समीकरण बनाना अपने काम का है। फिर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। अब एक बात समझनी है, जब ये हमारे पास पृथ्वी होती है, ये हमारे पास क्या होती है? पृथ्वी। पृथ्वी के केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कण यहां से आ रहा है, पृथ्वी के बाहर से कोई कण आ रहा है, तो पृथ्वी के बाहर जो गति का समीकरण होता है ना, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। पृथ्वी के बाहर जब कोई कण गति करता है, पृथ्वी के बाहर अगर कोई कण है, तो उस पर केंद्र की तरफ जो बल लगता है ना, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो क्या लगता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगता है। उस कंडीशन में उस पर फोर्स लगाएंगे हम d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? और अगर जैसे ये पृथ्वी के अंदर जाता है, तो पृथ्वी के अंदर जो गति का समीकरण लगता है, पृथ्वी के अंदर गति का समीकरण लगता है केंद्र से दूरी के समानुपाती। यहां लगाएंगे माइनस म्यू एक्स। ये दो इंपॉर्टेंट बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा? d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स। और पृथ्वी के बाहर जो लगेगा वो कैसे लगेगा? d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। इस तरह से लगेगा। बात समझ में आ गई? और पृथ्वी की सतह पर जो अपन बात करें, पृथ्वी की सतह पर अगर अपन देखें यहां पर,
तो इस जगह पर क्या होता है, x का मान r होता है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होता है। और यहां पर त्वरण का मान जो है ना, पृथ्वी की सतह पर अगर अपन देखें, पृथ्वी की सतह पर x बराबर होता है r और d2x अपॉन dt2। अब ये d2x अपॉन dt2 की दिशा किधर होती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बताओ। d2x अपॉन dt2 की दिशा किधर होती है, ये ऊपर की तरफ होती है, ये x के बढ़ने की दिशा में होती है। और x केंद्र से दूरी को व्यक्त करता है, तो केंद्र से दूरी कब बढ़ेगी, जब दूर जाएंगे। तो d2x अपॉन dt2 की दिशा इधर है, और गुरुत्वीय त्वरण g जो होता है, g की दिशा किधर होती है, केंद्र की तरफ। तो दोनों की दिशा अपोजिट होने के कारण d2x अपॉन dt2 बराबर क्या लिखा जाता है, माइनस जी लिखा जाता है। मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की सतह पर जो होता है, पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, x बराबर r होता है, और उस कंडीशन में d2x अपॉन dt2 बराबर क्या होता है, माइनस जी। अब ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अगर इसमें सेटिस्फाई कराते हैं तो d2x अपॉन dt2 का मान माइनस जी और माइनस लैम्डा बटे आर स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा बराबर कितना आ जाता है, जी आर स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर। और इस वाले में अगर सेटिस्फाई करवाते हैं तो d2x अपॉन dt2 का मान माइनस जी माइनस म्यू, और ये r, x का मान r, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहां से म्यू बराबर कितना आता है, g बटे r आता है। तो ये लैम्डा और म्यू निकालने का क्या है, प्रोसेस। बात समझ में आई। तो ये चीजें अपन को विशेष रूप से ध्यान रखनी है पृथ्वी वाले केस में, कि पृथ्वी वाले केस में जब कण धरातल के बाहर गति कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगाना है, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। धरातल के अंदर जो गति का समीकरण बनाना है वो क्या बनाना है, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस म्यू एक्स। और धरातल पर क्या लिखना है, x बराबर r, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस जी। इससे लैम्डा का मान और म्यू का मान इस तरह से आता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात सभी को। तो ये हेडिंग डालकर, ये तो अपन केवल समझ लो, ये समझने की चीज है ये तो, ठीक है ना। या इस तरह से लिख दो, मैं लिख देता हूं, यदि कोई कण, हेडिंग डाल के लिखो, यदि कोई कण सरल रेखा में, यदि कोई कण सरल रेखा में ऐसे आकर्षी बल के अधीन गति करे, ऐसे आकर्षी बल के अधीन गति करे, सरल रेखा में ऐसे आकर्षी बल के अधीन गति करे जो केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जो केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, जो केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो कण की गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो कण की गति का समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो कण की गति का समीकरण क्या लिख दो आप, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। ये मत लिखना d2x अपॉन dt2 बराबर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कण की गति का समीकरण सीधे सीधे क्या लिखेंगे अपन, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। हाँ सीधे, जब भी अपन को ये बोले कि बल, जो कण है वो ऐसे आकर्षी बल के अधीन गतिमान है जो केंद्र से दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण क्या बन जाएगा, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आ गई बात समझ में। इसके बाद में लिखो आप, हेडिंग डालो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। फिर हेडिंग डालनी है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। उसमें ये बना दो पूरा, ये लिख दो, उसमें ये सारी चीजें लिख लो आप, इससे आपको याद हो जाएंगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति, उसमें इन चीजों को लिख दीजिए आप।
हो गया। इसके बाद में हेडिंग डालिए आप, यदि कोई कण सरल रेखा में यदि कोई कण सरल रेखा में प्रतिकर्षण बल m म्यू x, यदि कोई कण सरल रेखा में प्रतिकर्षण बल m म्यू x, यदि कोई कण सरल रेखा में प्रतिकर्षण बल m म्यू x के अधीन गति करे, सरल रेखा में प्रतिकर्षण बल m म्यू x के अधीन गति करे, प्रतिकर्षण बल m म्यू x के अधीन गति करे तथा कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तथा कण का द्रव्यमान स्मॉल m हो, तो कण की गति का समीकरण, तो कण की गति का समीकरण, अब देखो यहां पर द्रव्यमान दे रखा है, बल अगर लिखें तो बल अगर आपको लिखना है तो m d2x अपॉन dt2 लिखेंगे, और त्वरण अगर लिखना है तो m ओनली d2x अपॉन dt2, बल बराबर बल लिखोगे, त्वरण बराबर त्वरण लिखोगे। अब ये बराबर होगा किसके, अब यहां पर हमसे कह रहा है कि जो कण है वो इस बल के अधीन, प्रतिकर्षण बल के अधीन, ये प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है मतलब ये केंद्र से दूर लग रहा है, आकर्षण बल होता है मतलब वो केंद्र की ओर लगता है, तो आकर्षण बल में क्या लगाते हैं माइनस, ये प्रतिकर्षण बल है केंद्र से दूर ही लग रहा है, और ये भी केंद्र से दूर दर्शाता है, तो इसको सीधे सीधे बराबर कर दिया जाएगा m म्यू x। इस कंडीशन में जो कण की गति का समीकरण हम बनाते हैं, इस कंडीशन में कण की गति का समीकरण क्या बनाते हैं, m d2x अपॉन dt2 बराबर m म्यू x। अगली बात समझ में, किस तरह से कण की गति, तो ये सवाल को पढ़ करके गति के समीकरण बनाना अपन को आनी चाहिए। दोबारा देख, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें वो क्या कह रहा है, m द्रव्यमान का कण है, m द्रव्यमान का कण है तो उसका बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान m है, त्वरण कितना है d2x अपॉन dt2, और वो बल कितने कौन सा बल लग रहा है उस पर, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल होता है केंद्र से दूर, तो ये बराबर में पॉजिटिव आया है, अगर आकर्षण बल लग रहा होता तो क्या आता, माइनस आता। ठीक है भाई सोनू, ठीक है सर। चलिए ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो आपकी थ्योरी थी, अब इसके एग्जांपल्स पर आ जाओ सीधे सीधे। पहले एग्जाम्पल का प्रश्न पढ़िए, पहले एग्जाम्पल का प्रश्न क्या कहना चाहता है, फर्स्ट एग्जाम्पल का जो प्रश्न है वो हमसे क्या कहना चाहता है उसको एक बार पढ़िएगा आप। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, ये बात अपने को देखनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये कह रहा है, यदि किसी कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो जैसे उसने ये बोला ना, कण पर क्रियाशील बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है और केंद्र की ओर चल रहा है, ये किसकी ओर चल रहा है, तो दूरी, केंद्र से दूरी, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार गति का समीकरण। इस लाइन से पढ़ करके, अपन के काम की यही लाइन है, बस देखो सवाल को पढ़ करके समझना सीखो। यहां पर प्रश्नानुसार ये सब चीजें रटने की जरूरत नहीं, पढ़नी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। गति का समीकरण क्या बनेगा, d2x अपॉन dt2 बराबर माइनस लैम्बडा बटे एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि वो केंद्र से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये समीकरण बनानी है अपन को। अब ये क्या कह रहा है कि केंद्र की ओर चलने वाले पिंड द्वारा प्रथम आधी दूरी और द्वितीय आधी दूरी चलने में लगने वाले समय का क्या निकालो, अनुपात निकालो। देखिए दूरी और समय के बारे में बात कर रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, दूरी और समय। अब कण जो है ये हमारी SHM होती है, बिंदु A से और A डैश के मध्य, बस SHM का क्या बदल गया,
समीकरण बदल गया। यहां पर एक बल केंद्र हो गया O, यहां पर x बराबर कितना होता है A, और यहां x बराबर होता है -A। बल केंद्र की ओर चल रहा है, तो इधर की ओर चलने पर आधी दूरी यहां पर हो जाती है B पर। अब यहां देखो ये पूरी दूरी है A, तो यहां पर आधी दूरी हो, मतलब ये a/2 हो गई और ये a/2 रह गई। तो बिंदु B पर कितना है x का मान a/2, बिंदु B पर x का मान कितना है a/2। तो प्रथम आधी दूरी कहां से कहां तक हुई, प्रथम आधी दूरी होगी A से लेकर के B तक। तो मान लो उसको A से B तक चलने में कितना समय लगता है, t1 समय लगता है, और B से O तक चलने में द्वितीय आधी दूरी में कितना समय लगता है, t2। तो t1 का और t2 का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है अपन को। तो t1 अनुपात t2 जो है वो किसके बराबर होगा, π+2 अनुपात π-2 के बराबर होगा। ये समझने की है। अब ये दूरी और समय से रिलेटेड है, तो दूरी में और समय में रिलेशन लाना है, x में और t में रिलेशन लाना है। तो x में और t में रिलेशन लाने के लिए पहले हमें b में और x में रिलेशन लाना पड़ता है। पहले किस में रिलेशन लाना पड़ता है, b और x में। अब ये मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है b और x में रिलेशन कैसे आता है। b और x में रिलेशन लाने के लिए यहां पर जो d2x अपॉन dt2 है, इसको क्या लिख देते हैं अपन, b dv अपॉन dx बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर। अब इसमें x वाले पद एक तरफ और b वाले पद एक तरफ, यही करते आए अपन। तो इसको अपन जब करेंगे तो dx को उठा करके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा b dv बराबर माइनस लैम्डा बटे एक्स स्क्वायर dx। दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर b का इंटीग्रेशन कितना करेंगे अपन, b²/2, और इधर माइनस वो लैम्डा बाहर निकाल लिया, और -1/x² का इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन x, प्लस कांस्टेंट मान लिया अपन ने कैपिटल A, कुछ भी मान सकते हैं, A मान लो, C मान लो, कुछ भी मान लो। अब इस A का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो A का मान निकालने हमें देखना पड़ेगा x के किस मान पर वेग का मान पता है, तो हमें वेग का मान पता होता है कैपिटल A पर। यहां पर वो क्षणिक विराम अवस्था में आता है। तो बी नो दैट, यहां लिखेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, x बराबर स्मॉल a पर वेग b बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब x बराबर स्मॉल a पर वेग b बराबर 0, तो x का मान स्मॉल a लगा दो, वेग का मान 0 लगा दो, तो 0 बराबर लैम्डा अपॉन a हो गया, प्लस कैपिटल A आ गया। तो लैम्डा कैपिटल A बराबर कितना आ गया, माइनस लैम्डा अपॉन A आ गया। आई बात समझ में। तो ये कैपिटल A बराबर माइनस लैम्डा अपॉन A आया, ये इसके अंदर लगा देंगे। तो b²/2 बराबर ये कितना हो गया, लैम्डा अपॉन x और माइनस लैम्डा अपॉन A। तो b² बराबर बटे 2 बराबर लैम्डा कॉमन ले लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, a-x अपॉन ax, 2 को उधर लेंगे तो b² बराबर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन a, और इन 2 में बचेगा a-x अपॉन x। ये b² बराबर हमारे पास एक रिलेशन आ गया। यहां तक कोई तकलीफ हो किसी तरह से तो बताइए, ये बात समझ में आ गई सभी को। अब यहां से b बराबर निकालेंगे, तो b को क्या लिखेंगे अपन, dx अपॉन dt बराबर इसका अंडर रूट लेंगे और प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस में से यहां माइनस का चिन्ह लेंगे हम। क्यों लेंगे माइनस का चिन्ह बताओ, क्योंकि अपन इधर की तरफ चल रहे हैं, बल केंद्र की तरफ, विराम अवस्था वाले केस से, है कि नहीं। और अगर O से A की तरफ चलते तो क्या लेते, प्लस लेते। x घटने की दिशा में चलते हैं तो माइनस लेते हैं, और x बढ़ने की दिशा में चलते हैं तो प्लस लेते हैं, तो ये माइनस लेंगे। अब √2 लैम्डा बटे a, ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर अलग रूट लगा दिया, और √a-x बटे x आ गया। यहां से x में और t में क्या बनाएंगे, रिलेशन। पहले यहां तक नोट कर लो जल्दी से, फिर इससे आगे बात करेंगे अपन। यहां तक की चीजों को, ये dx बटे dt आएगा यहां पर, तो यहां तक की चीजों को आप लिख दें फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। इसके बाद में इन सारी चीजों को तो अब हटा देते हैं, इनका कोई अपने पास प्रयोग नहीं रहता है। अब अपने को इससे मतलब है, इस समीकरण को ऊपर लिख देता हूं,
यहां पर लिख देता हूं ताकि ये हमें याद रहे, इसी की जरूरत अपन को पड़ेगी। dx अपॉन dt बराबर, या इससे अपन यूं लिख सकते हैं अभी dt बराबर, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, dt बराबर अगर निकालें, ठीक है ना, तो dt बराबर ये सबको इधर ले आएंगे माइनस रूट में a अपॉन 2 लैम्डा, रूट में x अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है ना, ज्यादा ऊपर गया कि ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा dt बराबर कितना हो जाएगा, माइनस रूट में a अपॉन 2 लैम्डा, ठीक है ना, और रूट में x अपॉन a माइनस एक्स, ये समीकरण हमारे पास बन जाएगी। और इनटू क्या आ जाएगा, ये dt उधर गया, ये इधर आ गया, तो इनटू में क्या है dx, ये dt और dx, x वाले पद हमने dx की तरफ कर दिए और t वाले जो पद हैं वो dt की तरफ कर दिए। अब अपन को पहले a से b तक का समय निकाल लेते हैं। पहले तो कहां से कहां तक का समय निकाल लेते हैं, a से b तक, कि माना कण प्रथम आधी दूरी, प्रथम आधी दूरी कहां से कहां तक है, a से कैपिटल B, a पर x बराबर कितना है, x बराबर a, से कैपिटल B x बराबर a/2 तक चलने में लगा समय, चलने में लगा समय कितना है, t1 है। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए कण को a से b तक जाने में, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में कितना समय लगता है, t1 समय लगता है। कितना समय लगता है, t1। अब t1 समय लग रहा है उसको a से b तक जाने में। अब a से b तक जाने में t1 समय अगर उसको लग रहा है, तो यहां पर देखो t टाइम की लिमिट दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे अपन, और a से b तक करना है, तो a से टाइम की लिमिट कितनी होगी, a पर चला टाइम 0 था, यहां पर टाइम कितना हो गया t1, यहां पे टाइम शुरू किया अपन ने, तो यहां पे टाइम 0 था, यहां पे टाइम t1 हो गया, तभी तो टाइम कितना लगेगा, t1 समय लगेगा, है कि नहीं। और dt कुछ नहीं है तो 1 इंटू dt। अब x का मान कहां से कहां तक लगेगा, माइनस a अपॉन रूट लैम्डा बाहर आ गया, माइनस a अपॉन रूट 2 लैम्डा बाहर हो गया, और x का मान है x बराबर a से x बराबर a/2 तक, रूट में x बटे a माइनस एक्स और dx। अब ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होगा, इस इंटीग्रेशन में अपने को क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें x बराबर पुट करेंगे हम a cos स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू क्या लगा दें हम, a cos स्क्वायर थीटा लगा दें। अब x की वैल्यू a cos स्क्वायर थीटा अगर लगाएंगे तो dx का मान निकालना पड़ेगा, तो यहां से dx का मान कितना आएगा, x का अवकलन 1 इंटू dx 2a cos थीटा, और cos थीटा का माइनस साइन थीटा और d थीटा, ठीक है ना। इधर तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो t1 आ जाएगा, एक का समाकलन t, और उसमें लिमिट लगाओगे 0 से t1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी t1। इसमें ये माइनस रूट a अपॉन 2 लैम्डा ये बाहर है ही है, और यहां dx का मान ये माइनस में लगाओगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2a बाहर और आ जाएगा इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा, लिमिट भी बदलेगी, x का मान अगर a लगाओगे, x का मान क्या लगाओगे a, तो a से a कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 0, और x का मान कितना लगाओगे a/2, तो a से a कट गया, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, अब cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो cos थीटा बराबर 1/√2, और cos थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान कितना आएगा, π/4 आएगा। अब यहां पर ऊपर x का मान लगेगा a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा बटे ये लगेगा a माइनस a cos स्क्वायर थीटा, और ये -2 तो बाहर निकाल ही दिया, इनटू में कितना आएगा, cos थीटा इनटू साइन थीटा और d थीटा। बात समझ में आ रही है। यहां पर ये a नीचे से a कॉमन आकर के a से a कट जाएगा, एक लाइन अपन और लिख देते हैं, यहां पर कितना हो गया, ये ऊपर तो बचेगा √2,
रूट 2 से 2 कट जाएगा, और a और रूट a की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, बटे में रूट कितना हो जाएगा लैम्डा, लिमिट कितने से कितने हो गई 0 से π/4 हो गई, ठीक है ना। ये a कॉमन आकर के a से a कट गया, ऊपर तो कितना बच गया cos थीटा, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, T1 बराबर √2 a की पावर 3/2 अपॉन रूट लैम्डा 0 से π/4। अब कॉस स्क्वायर थीटा को अपन इंटीग्रेशन करने के लिए इसको लिखा जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर थीटा का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर से पावर हटानी पड़ेगी, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। अपॉन का 2 आ जाएगा बाहर, तो √2 से 2 कट के ये बनेगा हमारे पास a की पावर 3/2 अपॉन रूट में 2 लैम्डा बचेगा, फिर ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का समाकलन करेंगे, 1 का थीटा कॉस 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा बटे 2, लिमिट लगाएंगे 0 से π/4, तो T1 बराबर a की पावर 3/2 बटे रूट में 2 लैम्डा। थीटा का मान कितना लगाओगे π/4, यहां थीटा का मान π/4 लगाएंगे, तो π/4 इंटू 2 π/2 साइन π/2 1 हो जाएगा 1/2, तो प्लस आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास किसका मान आ गया T1 का। ये हमने समय निकाल लिया, A से B तक चलने में कितना समय लगेगा वो हमने यहां पर निकाल लिया। आ गई बात समझ में, ये नोट करो फटाफट से, पहले तो इसको जल्दी से नोट करें। ये हमने समय निकाल लिया A से B तक चलने में लगा समय, कि A से B तक चलने में कितना समय लगेगा वो हमने निकाला है। फिर अब निकालेंगे अपन B से O तक चलने में कितना समय लगेगा T2, फिर T1 का और T2 का क्या निकाल देंगे अनुपात। प्रश्न प्रोसेस बड़ी है लेकिन प्रश्न बिल्कुल इजी है, समझ में आ गए तो कि क्या करना है अपन को, कैलकुलेशन अपन को आनी चाहिए बस, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेगा आपको। अब देखना इसके बाद में, ये तो हमने A से B तक चलने में समय निकाल लिया। अब अपन लिखेंगे यहां पर, यहीं से बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगी। अब द्वितीय आधी दूरी, द्वितीय आधी दूरी कहां से चलेगी B से, B पर x बराबर a/2 से O x बराबर 0 तक लगा समय कितना है T2। तो ये जो इंटीग्रेशन होगा इसमें, अब हमने B से O तक का समय T2 माना है, तो मान लो B पे अपन समय स्टार्ट करें, मतलब B पे 0 समय, तो यहां पर जाके समय T2, तभी तो B से O तक का समय T2 आएगा। तो समय का लिमिट हो गई 0 से T2, और इसमें x की लिमिट कितने से, बेटा माइक बंद कर ले, क्या हो गया सोनू। पहले तो B पर टाइम T1 था ना। अरे टाइम वो तो अपन ने A से B तक कैलकुलेट कर लेना, घड़ी बंद कर दी अपन ने, B पर आगे घड़ी बंद कर दी, अब घड़ी दोबारा चालू करी। मान लो यहां पर टाइम T1 मान रहे हैं, यहां पर समय मान लो 12 बज गए, और 12 बजे बाद 2 घंटे और लगे। अपन मान लो यहां पे समय 12 मानते हैं, 12 बज गए और समय कितना लग रहा है 2 घंटे, तो यहां पे कितने बजेंगे 2 बजेंगे। यहां पे अगर 1 मानोगे और 2 घंटे लगे तो यहां पे कितने बजेंगे 3 बजेंगे, और यहां पे 0 मानोगे 2 घंटे लगे तो यहां पे कितने बजेंगे 2 बजेंगे। बात समझ में आ रही है। मुझे इस यात्रा में लगने वाला समय T2 है, तो मैंने यहां पे कितना मान लिया 0 समय मान लिया, तो यहां पे कितने बजेंगे T2 बजेंगे। इसलिए समय की लिमिट कितने से कितने लगाई 0 से T2। और अगर यहां पे T1 ले रहे हो तो यहां पे कितना लेना पड़ेगा T1 प्लस T2 लेना पड़ेगा। तो जोरिन से सवाल को कठिन क्यों करें अपन, ठीक है भाई सोनू। हाँ सर ठीक है। तो टाइम की लिमिट तो कितनी लगा दी 0 से T2। अब x की लिमिट, यहां पर x का मान कितना है a/2, और O पर जाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 0, है कि नहीं। बाकी सब चीज वोके वही है, तो यहां पे ये हो गया T2, ये सारा सिस्टम वोके वही है। लिमिट क्या हो जाएगी, जब x का मान a/2 लगाएंगे तो थीटा का मान कितना आएगा π/4, और जब x का मान कितना लगाओगे 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो इसमें ये लिमिट हो जाएगी π/2। ये पे टाइम T2, बाकी सब कुछ वो के वही है। ये हो गया हमारे पास π/4, यहां हो गया हमारे पास π/2, ये T2 हो गया, यहां पे सब कुछ वही है, यहां हो गया π/4, यहां हो गया π/2,
ठीक है ना। यहां ये T2 हो गया और ये हो गया हमारे पास π/4 से π/2 तक। अब इसमें ये लिमिट धर के देख लेते हैं अपन। π/2 लगाने पर तो कितना आएगा, T2 बराबर a की पावर 3/2 बटे रूट 2 लैम्डा। π/2 अगर लगाते हैं तो ये थीटा का मान हो गया π/2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान π/2 लगता है, π/2 इंटू 2 साइन पाई 0 हो गया, ठीक है ना। ये तो 0 हो गया प्लस 0। अब बीच में क्या लगाएंगे, माइनस π/4 लगाएंगे तो ये π/4 प्लस 1/2, ये यूं आएगा, है कि नहीं। अब ये कितना हो गया, T2 बराबर कितना हो गया, a की पावर 3/2 बटे रूट 2 लैम्डा, और ये π/2 माइनस π/4 कितना हो गया, π/4, और माइनस कितना आ गया, 1/2। आ गई बात समझ में। पहले कितना आया था समय T1 का मान, π/4 प्लस 1/2 आया था, प्लस आया था ना पहले, और अब की बार क्या आया T2 का मान, π/4 माइनस 1/2। यहां तक नोट करो जल्दी से, ये T2 आ गया अपना, फटाफट से जल्दी से नोट कर दो। अब T1 का और T2 का क्या निकाल देंगे, अनुपात। इसके बाद T1 का और T2 का रेशो निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर दो फटाफट से, फिर करके बता देते हैं। चलो तो अब देखो इधर T1 आ गया, T2 आ गया, अब अपन को निकालना है T1 का और T2 का अनुपात। तो T1 का और T2 का अनुपात कितना है साहब, ये अपन को उसने पूछा है। तो T1 का और T2 का अनुपात निकाल दो। अब T1 बटे T2, T1 का मान कितना आया था, a की पावर 3/2 बटे रूट में 2 लैम्डा π/4 प्लस 1/2, और ये आया है कितना T2, a की पावर 3/2 बटे रूट 2 लैम्डा π/4 माइनस 1/2, ये तो कट गया, और इसमें 4 से ऊपर गुणा कर दो, 4 से नीचे गुणा कर दो। 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो π+2, नीचे गुणा करेंगे तो π-2, और यही उसने सिद्ध करवाया था कि T1 अनुपात T2 का जो मान है वो π+2 अनुपात π-2 के बराबर होगा, ठीक है ना। T1 रेशो T2 जो है, T1 अनुपात T2 जो है वो किसके बराबर होगा, π+2 अनुपात π-2 के बराबर होगा। क्लियर। आगे की बात कल करेंगे, है भाई नेत्रा। अब जल्दी में हो तुम, ठीक है भाई। इस थ्योरी को पढ़ो, आगे के एग्जाम्पल्स को देख करके आना, करके आना, ठीक है ना, ताकि समय बचे अपना।